तो दोस्तों यूनिट 7 एमपीपीएससी 2021 के प्रीलिम्स के लिए जो यूनिट 7 में एक चैप्टर है पर्यावरण एवं जैव विविधता। पर्यावरण एवं जैव विविधता चैप्टर है। इसके टॉप 60 क्वेश्चन हम यहाँ पर लेकर आए हैं और इनको हम बहुत ही तेजी से पढ़ेंगे। ठीक है, तो बिना देरी किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1869 में किस वैज्ञानिक ने किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, अर्नेस्ट हैकल ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अर्नेस्ट हैकल साहब ने दोस्तों 1869 1869 में पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। दूसरा क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी शब्द के महत्व को देखते हुए ब्रिटिश इलोलॉजिकल सोसाइटी का गठन कब किया गया? तो 1913 में। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 1913 में इलोलॉजिकल सोसाइटी का गठन किया गया था पारिस्थितिकी इकोलॉजी के महत्व को देखते हुए। तो ये यहाँ पर मिसप्रिंट है, इकोलॉजिकल सोसाइटी का गठन। फिर से मैं बोल देता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 है, पारिस्थितिकी शब्द इकोलॉजी के महत्व को देखते हुए ब्रिटिश इकोलॉजिकल सोसाइटी का गठन कब किया गया था? तो 1913 में किया गया था दोस्तों। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 3, धारणीय व स्थानीय विकास की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर सी, ब्रंट लैंड ने। ब्रंट लैंड ने दोस्तों धारणीय व स्थानीय विकास की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन है? तो कार्ल रिटर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कार्ल रिटर पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक थे। ठीक है, फिर है, पर्यावरणीय परिस्थिति तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है इकोटो। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, इकोटो पर्यावरणीय परिस्थितिक तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह कहलाता है। फिर है, एंजाइम क्रियाशीलता का सर्वोत्तम ताप क्या है? जो एंजाइम क्रियाशीलता है इसका सर्वोत्तम ताप क्या है? तो 25 से 35 डिग्री, जो कि कमरे का ताप होता है दोस्तों। 25 से 35 डिग्री सेल्सियस एंजाइम क्रियाशीलता का सर्वोत्तम ताप है। फिर है, वनस्पतियों को सड़ने के बाद कौन सी गैस निकलती है? तो इसमें गैस निकलती है मीथेन। जो वनस्पति सड़ जाती हैं, वनस्पतियों के सड़ने के बाद CH4 यानी कि मीथेन गैस निकलती है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में अवनालिका प्रवर्धन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो दोस्तों ये है मालवा का पठार। ठीक है, अवनालिका प्रवर्धन से मालवा का पठार प्रभावित है। आप देख सकते हैं जो चंबल नदी है, आपने एमपी में पढ़ा होगा, जो चंबल नदी है वो सबसे ज्यादा अवनालिका प्रवर्धन करती है। इससे प्रभावित है मालवा का पठार और मध्य उच्च प्रदेश। ठीक है, फिर है, सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं तो कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? पीट मृदा में। जो पीट मृदा होती है इसमें सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। फिर है, क्लोरोफिल निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि मैग्नीशियम। जो क्लोरोफिल होता है इसके निर्माण में आवश्यक तत्व है मैग्नीशियम Mg। ठीक है, फिर है, वाष्पोत्सर्जन क्रिया के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? तो वाष्पोत्सर्जन क्रिया के लिए आवश्यक तत्व है पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम के वाष्पोत्सर्जन क्रिया के लिए आवश्यक तत्व है। फिर है, पौधे पर सड़ने वाले पौधे पर पड़ने वाले सूर्य प्रकाश का कितना प्रतिशत अवशोषण हो जाता है? तो 83%, 83% दोस्तों पौधे पर पड़ने वाले सूर्य प्रकाश का कितना परसेंट अवशोषण हो जाता है? तो 83% हो जाता है। फिर है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का 10% नियम किसने दिया था? 10% नियम दिया था दोस्तों लिंडे मान ने। किसने? लिंडे मान ने दिया था पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का 10% नियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर है, 14वां, निम्न में से कौन सा शब्द जीवों के द्वारा घेरे गए भौमिक स्थान को बताता है बल्कि जीवों के समुदाय में उनकी कार्यात्मक भूमिका को भी बताता है? तो ये है पारिस्थितिक कर्मता, क्योंकि वही चैप्टर है हमारा, इंपॉर्टेंट है। फिर निम्न में से कौन सा एक परितंत्र शब्द का सर्वोत्तम वर्णन है? तो दोस्तों जीवों का समुदाय और साथ ही पर्यावरण जिसमें वह रहते हैं, यह पारितंत्र का सर्वोत्तम वर्णन है। जो पारितंत्र होता है इसका मतलब ये होता है जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वह रहते हैं। फिर है, निम्न में से कौन सा कारक प्रजातियों के विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो क्या व्यापक कर्मता, शरीर का बड़ा आकार, ये नहीं है। संकीर्ण कर्मता, ये नहीं है। आनुवंशिकी विविधता, ये नहीं है। तो उत्तरदायी इसमें ये बताना था कौन उत्तरदायी नहीं है। तो व्यापक कर्मता विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं पूछा है, तो व्यापक कर्मता जो है ये विलुप्त
प्रजातियों के विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी नहीं है, व्यापक कर्मता नहीं है। बाकी शरीर का बड़ा आकार होना है, संकीर्णता, कर्मता, अनुवांशिक विविधता की कमी, ये उत्तरदायी है। उत्तरदायी क्या नहीं है, तो व्यापक कर्मता उत्तरदायी नहीं है प्रजातियों के विलुप्त होने के लिए। फिर है निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है, तो इसमें ये बताना है, तो ऑप्शन नंबर ए ही सुमेलित है, यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व जो होते हैं वो एडवर्ड सुएस, बायोस्फीयर रिजर्व की जो अवधारणा किसने दी थी, एडवर्ड सुएस ने दी थी। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, पारिस्थितिकी निकाय की संकल्पना को किसने प्रतिपादित किया था, तो ये प्रतिपादित किए था ग्रीनेल्स ने। ऑप्शन नंबर ए ग्रीनेल्स, ग्रीनेल्स ने प्रतिपादित किया था दोस्तों पारिस्थितिकी निकाय की संकल्पना को। फिर है पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था, तो ऑप्शन नंबर डी टांसले ने। जो पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना है इसको टांसले ने प्रस्तावित किया था। फिर है वायुमंडल में वायु के अवयवों का घटता क्रम बताना है, तो वायु घटता क्रम यानी कि पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो सबसे घटता हुआ क्रम, घटता हुआ क्रम क्या होता है, पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, ये घटता हुआ क्रम कहलाता है। तो सबसे कम क्या है दोस्तों, आर्गन है, फिर उससे ज़्यादा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 21% है, नाइट्रोजन 71% है, और बाकी जो बची तो आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह गैसेस हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पर्यावरण किससे बनता है, जैविक घटकों से हाँ, भू आकृतिक घटकों से हाँ, अजैव घटकों से हाँ। तो जैविक और अजैविक दोनों घटकों से, साथ ही भू आकृतिक घटकों से भी पर्यावरण का निर्माण होता है। पृथ्वी के चारों गैसों के समूह को क्या कहते हैं दोस्तों, तो इसको वायुमंडल कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को एटमॉस्फेयर कहते हैं। फिर है स्वपारिस्थितिक संबंध रखता है, तो अनेक प्रजातियों की परिस्थिति से, अनेक प्रजातियों की परिस्थिति से संबंध रखता है, स्वपारिस्थितिक संबंध रखता है अनेक प्रजातियों की परिस्थिति से। फिर है आचार विज्ञान यानी कि इथोलॉजी क्या है, तो यह पर्यावरण की स्थिति एवं पौधों के जीवन से संबंधित है। जो आचार विज्ञान इथोलॉजी है ये पर्यावरण की स्थिति एवं पौधों के जीवन से संबंधित है। फिर है पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में अनेक सिद्धांत दिए गए हैं, उससे पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग कितने वर्ष पूर्व मानी जाती है, तो 4.6 अरब वर्ष। ठीक है, 4.6 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी की उत्पत्ति इसकी 4.6 अरब वर्ष पूर्व की मानी जाती है। फिर पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कितने वर्ष पूर्व मानी जाती है, तो ये मानी जाती है 3.2 अरब वर्ष पर, 3.2 अरब वर्ष पहले पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत मानी जाती है। भारत में जैव विविधता के तापस्थल हॉट स्पॉट कौन सा है, तो जैव विविधता का जो हॉट स्पॉट है वो पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट है। ठीक है, पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसके लिए। पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट भारत में जैव विविधता के हॉट स्पॉट ताप स्थल हैं। फिर है जैव विविधता में परिवर्तन होता है, तो जैव विविधता में परिवर्तन होता है भूमध्य रेखा की तरफ जब बढ़ती है। जैव विविधता में परिवर्तन होता जब अपन भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जो इक्वेटर है इसकी तरफ जैसे जैसे बढ़ते हैं तो जैव विविधता में परिवर्तन होता है। फिर है किसने जीवों के मध्य सभी प्रकार की अन्योन्य क्रियाओं के लिए सहजीविता शब्द का प्रयोग किया, जिसका अर्थ होता है साथ रहना, तो ये यूज किया था डी बेरी ने। दोस्तों डी बेरी ने जीवों के मध्य सभी प्रकार की अन्योन्य क्रियाओं के लिए सहजीविता शब्द का प्रयोग किया, जिसका अर्थ होता है साथ रहना। फिर है लाइकेन जो एक चट्टान पर भी पारिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किनके सहजीवी साहचर हैं, तो ये हैं शैवाल और कवक के। दोस्तों शैवाल और कवक के सहजीवी साहचर हैं। ठीक है, कौन, ऐसे लाइकेन जो एक चट्टान पर भी पारिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में वह शैवाल और कवक सहजीवी साहचर हैं। ठीक है, इतना याद रखना। फिर है एपीपाइटस, एपीपाइटस वे पौधे होते हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर होते हैं यांत्रिक अवलंब के लिए, यांत्रिक अवलंब के लिए एपीपाइटस वे पौधे होते हैं जो यांत्रिक अवलंब के लिए अन्य पौधों पर निर्भर होते हैं। ठीक है, फिर पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है, तो पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत जो है वो है सौर ऊर्जा यानी कि सनलाइट। और निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषण एक जैव सूचक है, तो जैव सूचक बताना है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा लाइकेन। जो लाइकेन है यह वायु प्रदूषण का जैव सूचक है। ठीक है, वायु प्रदूषण का जैव सूचक कौन है, लाइकेन। फिर है अधिपादक मुख्यतः पाए जाते हैं, जो अधिपादक होते हैं वो मुख्यतः पाए जाते हैं तो कोणधारी वनों में। जो कोणधारी वन होते हैं जैसे कि बर्फीले स्थानों में आपने देखा होगा इस तरीके से कोणधारी वन होते हैं, यहाँ पर अधिपादप पाए जाते हैं, मुख्य
मुख्यतः कौन से पादप पाए जाते हैं? अधिपादप पादप। निम्न में से किस पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है? तो दोस्तों दाल एवं चना के पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है। इसी तरह से पाटजोल क्या है? पाटजोल क्या है? तो ये है कोणधारी वन प्रदेशों में पाई जाने वाली मिट्टी। जो पाटजोल है वो कोणधारी वन प्रदेशों में पाई जाने वाली मिट्टी है। हेलोफाइट अच्छी वृद्धि करते हैं तो किसकी? क्षारीय मृदा में। जो हेलोफाइट होते हैं दोस्तों, हेलोफाइट अच्छी वृद्धि करते हैं किस में करते हैं? तो ये करते हैं क्षारीय मृदा में। बेसिडिक सोइल में सबसे ज्यादा वृद्धि करते हैं कौन? हेलोफाइट। फिर है लवण मृदोभिद वे पौधे हैं जो यह लवणीय मृदा एवं जल में पनपते हैं। जो लवणीय मृदा एवं जल में पनपते हैं, जो लवण, नाम से ही स्पष्ट है, लवण मृदोभिद पौधे कौन से पौधे हैं? जो लवण मृदा एवं जल में पनपते हैं। फिर है हिक हिकिस्टोथर्मस पौधों के वे समूह होते हैं जिन्हें आवश्यकता होती है उनकी वृद्धि के लिए बेहद निम्न ताप की। तो हिकिस्टोथर्मस, जो हिकिस्टोथर्मस पौधे होते हैं, इनको अपनी वृद्धि के लिए बेहद निम्न ताप, लो टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। 40वां अनुकूलन आवश्यकता क्या है? तो अनुकूलन आवश्यकता ऑप्शन नंबर ए है, बदलते वातावरण में स्वयं को समायोजित करने की। जो अनुकूलन आवश्यकता है दोस्तों, वो बदलते वातावरण में स्वयं को समायोजित करने की आवश्यकता है। बदलते वातावरण में स्वयं को समायोजित करने की। फिर है ठंडे रक्त वाले जानवर वे होते हैं जो बदलते वातावरण में स्वयं को अनुकूलित करने में कठिनाई महसूस करते हैं। तो जो बदलते वातावरण में स्वयं को अनुकूलित करने में कठिनाई महसूस करते हैं वे ठंडे रक्त वाले जानवर होते हैं। फिर है मनुष्य स्वयं को गर्म वातावरण में अनुकूलित करते हैं श्वेत ग्रंथियों के माध्यम से। जो श्वेत ग्रंथियां होती है मनुष्य में दोस्तों, मनुष्य में जो श्वेत ग्रंथियां होती हैं, इनके माध्यम से मनुष्य स्वयं को गर्म वातावरण में अनुकूलित करते हैं। मैग्रोव क्या है दोस्तों? मैग्रोव जो है वो लवण मृदोभिद है। ठीक, मैग्रोव वन आपने देखा, मैग्रोव वन पाए जाते हैं, वो लवण मृदोभिद वन है। ठीक है, मैग्रोव वनों में जो पौधे होते हैं वो लवण मृदोभिद होते हैं। फिर है बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप का प्रबंधन कौन करता है दोस्तों? तो ये करता है वर्ल्ड बैंक। तो इम्पोर्टेंट है वर्ल्ड बैंक किसका? बायो कार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप्स का प्रबंधन, मैनेजमेंट कौन देखता है? तो वर्ल्ड बैंक देखता है दोस्तों। फिर है निम्न में से कौन सा सम्मेलन प्रोटोकॉल और जिन का अपक्षय करने वाले पदार्थों के प्रयोग पर नियंत्रण करने के मुद्दे से संबंधित है? तो ये है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो ओजोन प्रोटोकॉल के अपक्षय को रोकने से संबंधित है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। फिर 46वां यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यूएनएफसीसीसी एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका गठन किया। तो कब गठन किया दोस्तों? बी, ऑप्शन नंबर बी सही है, रियो डी जेनेरो शहर में 1992 में। रियो डी जेनेरो शहर 1992 में क्या हुआ था? तो यूएनएफसीसी का गठन किया गया था। ठीक है, यूएनएफसीसी का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो इसका हेडक्वार्टर है रियो डी जेनेरो में, 1992 में एस्टेब्लिश। एजेंडा 21 में कितने समझौते हैं? तो एजेंडा 21 में दोस्तों 5 समझौते हैं। ठीक है, 5। एजेंडा जो 21 है पृथ्वी सम्मेलन से संबंधित है, इसमें 5 समझौते हैं। फिर है हरा सूचकांक ग्रीन इंडेक्स, इसके द्वारा विकसित किया गया है। तो ये किया गया है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसके द्वारा विकसित किया गया है ग्रीन इंडेक्स को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इस स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी दोस्तों 5 जून को, उसी को उपलक्ष्य में विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। फिर 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता कब प्रभावी हुआ? तो ये हुआ था 21 मार्च 1944, 21 मार्च 1944 में प्रभावी हुआ था। 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता, जो मौसम परिवर्तन समझौता है वो 21 मार्च 1944 को प्रभावी हुआ था। और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये नैरोबी केन्या, नैरोबी में है दोस्तों। ठीक है, नैरोबी में है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी का मुख्यालय, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नैरोबी में है।
फिर है विश्व मौसम विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? विश्व मौसम विज्ञान संस्थान का जो मुख्यालय है वो है जिनेवा में। स्विट्जरलैंड का जिनेवा है दोस्तों, वहाँ पर विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय है। और ऊपर आपने देखा यूएनईपी का मुख्यालय नैरोबी में है, नैरोबी जो कि केन्या में है। 53वां है कौन सा भारतीय वैज्ञानिक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी अभिमत है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, एम एस स्वामीनाथन। दोस्तों एम एस स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। इनको संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी द्वारा फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी अभिमत है, यानी कि कहा गया है। ग्लोबल 500 पुरस्कार दिया जाता है, तो किसको दिया जाता है? पर्यावरण प्रति, किसके लिए दिया जाता है? पर्यावरण प्रतिरक्षा हेतु। दोस्तों पर्यावरण प्रतिरक्षा हेतु ग्लोबल 500 पुरस्कार दिया जाता है। ग्लोबल 500 पुरस्कार पर्यावरण प्रतिरक्षा हेतु। फिर है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, वर्ल्ड वाइड फंड WWF का प्रतीक कौन सा जानवर है? तो वो है जाइंट पंडा। जो जाइंट पंडा है, जाइंट पंडा, ये WWF का प्रतीक है। WWF का क्या है दोस्तों? प्रतीक है कौन? जाइंट पंडा। फिर है ईपीए का पूरा नाम, 56 क्वेश्चन है। ईपीए का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्सी एजेंसी। एनवायरमेंटल प्रोटेक्सी एजेंसी, एजेंसी ए से होता है, AJENCY है ना। तो ईपीए का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा दोस्तों? ईपीए का फुल फॉर्म हो जाएगा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी हो जाएगा। फिर है 57, रियो डी जेनेरो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कौन सा था? तो रियो डी जेनेरो में जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था उसका नाम था संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ये सम्मेलन हुआ था कहाँ पर? रियो डी जेनेरो में। ठीक है, तो याद रखना संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरो शहर में। फिर है निम्न में से लाल सूची, रेड लिस्ट का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये IUCN। दोस्तों जो लुप्त प्राय प्राणी होते हैं, लुप्त होने वाले होते हैं, उनके लिए एक रेड डाटा बुक, रेड लिस्ट जारी करती है, और ये करती है IUCN। फिर है बेसल सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए, खतरनाक कचरे को निश्चित स्थान पर सीमित रखना। खतरनाक कचरे को निश्चित स्थान पर सीमित रखना बेसल सम्मेलन का उद्देश्य है। फिर है दोस्तों वन्य जीवों का संरक्षण, सॉरी, खतरनाक कचरे को निश्चित स्थान पर सीमित रखना समुद्री जीवन, बेसल सम्मेलन का उद्देश्य, बेसल सम्मेलन का जो उद्देश्य है वो खतरनाक कचरे को निश्चित स्थान पर सीमित रखना है। फिर से 60वां विश्व वन्यजीव कोष के द्वारा चलाए जाने वाला अभियान कौन सा है? तो ये है अर्थ आवर। जो विश्व वन्यजीव कोष है इसके द्वारा चलाए जाने वाला जो अभियान है, विश्व वन्यजीव कोष के द्वारा चलाया जाने वाला प्रोग्राम है वो है अर्थ आवर। तो इस तरीके से दोस्तों अपन ने 60 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं किसके? पर्यावरण एवं जैव विविधता के, जो यूनिट 7 का मुख्य पार्ट है MPPSC के लिए। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।